नमस्कार। आज हम सीधे राजस्थान के दिल में उतर रहे हैं। वहाँ के मेले और त्योहार ये सिर्फ उत्सव नहीं है, बल्कि वहाँ की जिंदगी का आईना है। हमारे पास जो जानकारी है वो राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार नाम के दस्तावेज से आई है। हमारा इरादा है कि इस जानकारी से हम इन रंगारंग आयोजनों के पीछे छिपे गहरे सांस्कृतिक, धार्मिक और यहाँ तक कि आर्थिक पहलुओं को समझें। ये महज भीड़ जुटाने वाले मौके नहीं हैं, इनमें बहुत कुछ है। बिल्कुल, ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे राजस्थान ने अपनी परंपराओं को इन मेलों के जरिए जिंदा रखा है। ये सिर्फ कैलेंडर के इवेंट्स नहीं है, ये समुदाय, आस्था और व्यापार के वो संगम स्थल हैं जहां राजस्थान की असली पहचान झलकती है। हर मेले की अपनी कहानी है, अपना अलग महत्व है। तो चलिए इन कहानियों में गोता लगाते हैं। शुरुआत शायद सबसे मशहूर नाम से करनी चाहिए, पुष्कर मेला। दस्तावेज कहता है कि ये कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है, अजमेर के पास। धार्मिक महत्व तो है ही, पुष्कर झील में स्नान, लेकिन दुनिया भर में ये ऊंट मेले के लिए जाना जाता है। क्या ये वाकई दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है, जैसा कि कहा जाता है? हाँ, स्रोत के अनुसार ये दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेलों में से एक गिना जाता है और निश्चित रूप से भारत का सबसे प्रसिद्ध है। कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक महत्व इसे और खास बना देता है। बिल्कुल, लोग पवित्र स्नान और ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन व्यापारिक पहलू देखें तो हजारों ऊंटों और दूसरे पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। ये सिर्फ ऊंटों का जमावड़ा नहीं, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा केंद्र बन जाता है। यहाँ सिर्फ ऊंट व्यापारी ही नहीं, बल्कि पर्यटक, फोटोग्राफर और संस्कृति प्रेमी भी खिंचे चले आते हैं। अच्छा, तो ये धार्मिक आस्था और बड़े पैमाने पर पशु व्यापार का एक अनूठा मिश्रण है। इसी तर्ज पर नागौर मेले का भी जिक्र है, जो माघ महीने में लगता है। दस्तावेज इसे राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहता है। इसमें और पुष्कर में क्या खास फर्क है, सिवाय इस समय और जगह के? मुख्य फर्क पैमाने और फोकस का है मेरे ख्याल से। नागौर मेला, जैसा कि स्रोत बताता है, वो ज्यादातर पशु व्यापार पर केंद्रित है और इसका पैमाना बहुत बड़ा है, करीब 70,000 पशु। 70,000? जी हाँ। पुष्कर में धार्मिक और पर्यटन का एंगल ज्यादा मजबूत है, जबकि नागौर एक विशाल पशु मंडी जैसा है। और हाँ, नागौर की खास पहचान है नागौरी बैल। हाँ, मैंने भी सुना इनके बारे में। स्रोत बताता है कि ये बैल अपनी मजबूती और कृषि कार्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ सिर्फ पशु ही नहीं, कृषि औजार, हस्तशिल्प और यहाँ तक कि चमड़े के सामान का भी बड़ा बाजार लगता है। ये दिखाता है कि कैसे ये मेले स्थानीय कारीगरों और किसानों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये दिलचस्प है कि जैसे ये मेले सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं एक तरह से। अब थोड़ा महिलाओं पर केंद्रित त्योहारों की ओर मुड़ते हैं। गणगौर का जिक्र है, चैत्र महीने में जयपुर उदयपुर का नाम लिया गया है। स्रोत कहता है ये खासकर महिलाओं का त्योहार है। गौरी यानी पार्वती जी की पूजा होती है। इसमें क्या खास बात है? गणगौर राजस्थान के सांस्कृतिक ताने बाने में बहुत गहराई तक रचा बसा है। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला उत्सव है। गण शिव का और गौर पार्वती का प्रतीक है, यानी ये शिव पार्वती की पूजा है जो वैवाहिक सुख से जुड़ी है। अविवाहित लड़कियां मनचाहे वर के लिए और विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और घर की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। ईसर शिव और गौर पार्वती की मूर्तियां बनाती हैं, उन्हें पूजती हैं और फिर विसर्जित करती हैं। ये त्योहार वसंत के आगमन और नई फसल की उम्मीदों से भी जुड़ा है। अच्छा। और हाँ, जयपुर और उदयपुर में इसकी झांकियां बहुत भव्य होती हैं। तो ये सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मौसमी चक्र से भी जुड़ा है। इसी तरह तीज का भी जिक्र है, श्रावण महीने में। ये भी महिलाओं का ही त्योहार लगता है। क्या ये गणगौर जैसा ही है या कुछ अलग है? कुछ समानताएं हैं, जैसे दोनों में पार्वती की पूजा प्रमुख है और दोनों ही महिलाओं के लिए खास हैं। लेकिन तीज का माहौल बिल्कुल अलग है। ये श्रावण में, यानी मानसून के मौसम में आता है। हाँ, हरियाली का मौसम। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि ये प्रकृति के हरे भरे होने का उत्सव है, इसीलिए इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। इसमें झूले डालने का रिवाज बहुत अहम है। महिलाएं सज धज कर, हाथों में मेहंदी लगाकर झूला झूलती हैं, लोग गीत गाती हैं। हाँ, वो तस्वीरें देखी हैं मैंने।
बहुत खूबसूरत लगता है। जी, जयपुर की तीज की सवारी विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें सोने चांदी की पालकी में तीज माता पार्वती की प्रतिमा को घुमाया जाता है। तो जहां गणगौर में भक्ति और रिश्तों की मजबूती पर जोर है, वहीं तीज में प्रकृति, उल्लास और मानसून का स्वागत मुख्य है। ये दोनों त्योहार राजस्थान में महिलाओं के सामाजिक जीवन और उनकी आस्था को खूबसूरती से दर्शाते हैं। अच्छा, तो मौसम और संस्कृति का कितना गहरा नाता दिखता है यहाँ। अब कुछ ऐसे मेलों की बात करते हैं जो किसी खास इलाके या थीम से जुड़े हों। जैसलमेर का मरु महोत्सव, ये नाम ही रेगिस्तान की याद दिलाता है। माघ महीने में स्रोत में ऊंट दौड़, पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता का जिक्र है। ये रेगिस्तानी संस्कृति का शोकेज लगता है। बिल्कुल। मरु महोत्सव, जैसा कि स्रोत बताता है, थार मरुस्थल की जीवंत संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का एक बड़ा मंच है। ये जैसलमेर के सुनहरे रेतीले टीलों के बीच आयोजित होता है। यहाँ सिर्फ ऊंट दौड़ या पगड़ी बांधना ही नहीं, बल्कि मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता, मूंछों की प्रतियोगिता, रस्साकशी और महिलाओं के लिए मटका दौड़ जैसे कई रोचक और अनोखे मुकाबले होते हैं। अरे वाह, मूंछों की प्रतियोगिता भी। जी हाँ, स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि यहाँ कालबेलिया, घूमर और गेर जैसे लोक नृत्य और संगीत कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होते हैं। ये सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है, जो रेगिस्तान के इस अनूठे जश्न को देखने आते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक क्षेत्र अपनी विशिष्ट पहचान को पर्यटन से जोड़कर उत्सव का रूप दे सकता है। वाकई रेगिस्तान के बीच ऐसा रंगारंग आयोजन कमाल है। अब एक बिल्कुल अलग तरह के मेले का जिक्र है, अजमेर शरीफ का उर्स। ये सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर रजब के महीने में होता है। स्रोत इसकी सबसे बड़ी खासियत सांप्रदायिक सौहार्द बताता है। क्या इसके बारे में कुछ और जानकारी है? ये कैसे मनाया जाता है? उर्स का महत्व बहुत गहरा है। जैसा कि स्रोत इशारा करता है, ये सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक समागम है। उर्स का मतलब होता है विवाह, जो यहाँ आत्मा के परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। ओह, अच्छा। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर उनकी पुण्यतिथि के मौके पर लाखों लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिना किसी भेदभाव के यहाँ आते हैं। स्रोत के अनुसार यहाँ रात भर चलने वाली कव्वालियों की महफिलें रूहानी माहौल बना देती हैं। कव्वाली तो खास होती है वहाँ की। जी बिल्कुल। लोग मन्नतें मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं। ये मेला इस बात का प्रतीक है कि कैसे आस्था मजहबी दीवारों से ऊपर उठ सकती है। इसका पैमाना इतना बड़ा होता है कि पूरे अजमेर शहर की रौनक बदल जाती है। ये भारत की गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता उदाहरण है। लाखों लोगों का एक साथ आना बिना धर्म के भेद के, ये सच में प्रभावशाली है। जी। अच्छा, अब भरतपुर चलते हैं। स्रोत में ब्रज महोत्सव का जिक्र है, होली से पहले। नाम से लगता है ये कृष्ण और राधा से जुड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। भरतपुर क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से ब्रज भूमि का हिस्सा माना जाता है और ये महोत्सव उसी संस्कृति का उत्सव है। स्रोत के अनुसार ये फाल्गुन महीने में होली के आसपास होता है। इसमें भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं, खासकर रास लीला का मंचन प्रमुख होता है। रासलीला। हाँ, लोक कलाकार कृष्ण राधा के प्रेम प्रसंगों पर आधारित नृत्य और संगीत प्रस्तुत करते हैं। रंगों और गुलाल का भी प्रयोग होता है, जो इसे होली के त्योहार से जोड़ता है। ये ब्रज संस्कृति की मिठास और भक्ति को राजस्थान के इस हिस्से में जीवंत रखता है। तो ये कृष्ण भक्ति और ब्रज संस्कृति का संगम है। अब कोटा की बात करते हैं। दशहरा तो पूरे देश में मनता है, पर स्रोत कहता है कोटा का दशहरा मेला बहुत खास है। अपने विशाल पुतलों के लिए 70-80 फीट ऊंचे पुतले। ये तो बहुत बहुत ज्यादा है। हाँ। कोटा का दशहरा मेला अपनी भव्यता के लिए ही जाना जाता है। स्रोत के अनुसार यहाँ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के जो पुतले बनाए जाते हैं, वे भारत में शायद सबसे ऊंचे होते हैं। सच में? सबसे ऊंचे ऐसा माना जाता है। सिर्फ पुतला दहन ही नहीं, बल्कि यहाँ कई दिनों तक चलने वाला मेला लगता है, जिसमें राजस्थान और अन्य राज्यों के हस्तशिल्प, खान पान के स्टॉल लगते हैं और बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। कहते हैं कि इसकी शुरुआत 18वीं सदी में कोटा के शासकों ने की थी और तब से ये परंपरा चली आ रही है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे एक राष्ट्रीय त्योहार को एक शहर अपनी खास पहचान दे सकता है और उसे एक बड़े मेले का रूप दे सकता है। इतिहास से जुड़ी एक और बात, चित्तौड़ का जौहर मेला। ये नाम ही थोड़ा गंभीर लगता है। फाल्गुन अमावस्या को
स्रोत कहता है यह महारानी पद्मिनी और अन्य राजपूत स्त्रियों के जौहर की याद में है। इसे कैसे मनाया जाता है? क्या ये उत्सव जैसा है? ये मेला उत्सव से ज्यादा एक श्रद्धांजलि सभा जैसा है, जैसा आपने कहा। स्रोत के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले में आयोजित होने वाला ये मेला राजपूत समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन राजपूत महिलाओं के बलिदान को याद करने का दिन है जिन्होंने आक्रमणकारियों से अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर किया था। खासकर महारानी पद्मिनी का जिक्र आता है। यहाँ राजपूत समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, शौर्य और बलिदान की गाथाएं सुनाई जाती हैं और उन वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। ये मेला राजस्थान के इतिहास के एक दर्दनाक लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय और राजपूतों के शौर्य और आत्मसम्मान की भावना को दर्शाता है। ये वाकई इतिहास का एक अलग पहलू है, गंभीर लेकिन जरूरी। अब दो और मेलों का जिक्र है जो करौली जिले से हैं, कैला देवी मेला और श्री महावीर जी मेला। कैला देवी मेला चैत्र में लगता है और देवी को काली का रूप माना जाता है। स्रोत यहाँ पद यात्रा का जिक्र करता है। इसका क्या मतलब है? पद यात्रा यानी पैदल यात्रा। स्रोत बताता है कि कैला देवी मेले की एक बड़ी खासियत ये है कि हजारों लाखों भक्त, लाखों? जी हाँ, कई बार 100-100, 200 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर देवी के दर्शन करने आते हैं। ये उनकी अटूट आस्था का प्रतीक है। नवरात्रों के दौरान लगने वाले इस मेले में बहुत भीड़ होती है। कैला देवी को इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। ये पद यात्राएं अक्सर समूहों में भजन कीर्तन करते हुए की जाती हैं, जो रास्ते में एक भक्तिमय माहौल बना देती हैं। ये दिखाता है कि आस्था लोगों को कितनी शारीरिक कठिनाई उठाने की भी प्रेरणा दे सकती है। पैदल चलकर इतनी दूर जाना, ये तो गहरी आस्था है बिल्कुल। और दूसरा मेला है श्री महावीर जी का। ये भी करौली में ही है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। ये जैन धर्म से जुड़ा है। हाँ, श्री महावीर जी मेला राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मेला है। स्रोत के अनुसार ये भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर आयोजित होता है। यहाँ गंभीर नदी के किनारे स्थित महावीर जी का मंदिर जैनियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अच्छा। मेले के दौरान भगवान महावीर की प्रतिमा को एक भव्य रथ पर बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने और उसमें शामिल होने के लिए देश भर से जैन श्रद्धालु आते हैं। रथ यात्रा के दौरान धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया जाता है। ये मेला जैन समुदाय की धार्मिक आस्था और उनके संगठित स्वरूप का प्रतीक है। तो हमने इतने सारे मेले देखे, पशुओं के व्यापार से लेकर गहरी धार्मिक आस्था तक, महिलाओं के उत्सव से लेकर शौर्य की याद तक, क्षेत्रीय संस्कृति के प्रदर्शन से लेकर सांप्रदायिक सौहार्द तक। इन सबको एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करता है कि ये मेले महज मनोरंजन या धार्मिक रस्म अदायगी नहीं है। ये राजस्थान की आत्मा के कई पहलू एक साथ दिखाते हैं। पुष्कर और नागौर में हम व्यापार और अर्थव्यवस्था का जीवंत रूप देखते हैं। गणगौर और तीज में सामाजिक तानाबाना, महिलाओं की भूमिका और प्रकृति से जुड़ाव नजर आता है। सही। मरु महोत्सव और कोटा दशहरा क्षेत्रीय पहचान और उत्सव की भव्यता दिखाते हैं। वहीं उर्स और महावीर जी मेले धार्मिक विविधता और गहरी आस्था के केंद्र हैं। चित्तौड़ का जौहर मेला इतिहास और शौर्य से जुड़ा है, तो कैला देवी मेला अटूट भक्ति का प्रमाण है। ये सब मिलकर राजस्थान की एक बहुरंगी, बहुआयामी तस्वीर पेश करते हैं। ये सचमुच एक बहुरंगी तस्वीर है। ऐसा लगता है कि ये मेले सिर्फ परंपरा को ढो नहीं रहे, बल्कि आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, लोगों को जोड़ते हैं। ये राजस्थान की लोक संस्कृति, कला, इतिहास और आस्था का एक चलता फिरता संग्रहालय है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, चलता फिरता संग्रहालय। ये मेले अतीत को वर्तमान से जोड़ते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे परंपराएं विकसित होती हैं और कैसे वे समुदाय को एक सूत्र में पिरोए रखती हैं। व्यापार के तरीके बदले होंगे, मनोरंजन के साधन बदले होंगे, लेकिन इन मेलों का मूल तत्व एक साथ आना, उत्सव मनाना, आस्था प्रकट करना और व्यापार करना आज भी कायम है। ये राजस्थान की सांस्कृतिक निरंतरता का एक अद्भुत उदाहरण है। तो ये थी राजस्थान के प्रमुख मेलों और त्योहारों की हमारी गहरी छानबीन, जो हमें वहाँ के जीवन के कई अनछुए पहलुओं तक ले गई। उम्मीद है ये बातचीत जानकारीपूर्ण और दिलचस्प रही होगी। शहरीकरण बढ़ रहा है, मनोरंजन के नए साधन आ गए हैं।
ऐसे में ये सदियों पुराने मेले अपनी पारंपरिक पहचान और सामुदायिक भावना को भविष्य में कैसे सहेज कर रख पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये बदलते वक्त के साथ खुद को बदलेंगे या अपनी मौलिकता खो देंगे? ये देखना दिलचस्प होगा कि ये प्राचीन परंपराएं आधुनिकता की चुनौतियों का सामना कैसे करती हैं।